भत्ताखोरी में मुलव्वस हुआ, टारगेट किलिंग में मुलव्वस हुआ, बाबा लाडला का एनकाउंटर हुआ या उसकी मौत कैसे हुई? पहले 2013 में, फिर 16 में कि जी बाबा लाडला मारा गया है, लेकिन बाबा लाडला जिंदा था। अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो बड़ी आला शख्सियात के कत्लों में नाम आएंगे जो हमें पता है, लेकिन आप और मैं खुद कत्ल होने से बच रहे हैं। ये जो कराची का शेरशाह का वाकया था, ये इतना खौफनाक वाकया था कि इसको बीबीसी, CNN, इंटरनेशनल जितने भी एजेंसीज थी उन्होंने भी डिस्कस किया। बाबा लाडला की मौत के बाद लियारी में जो गैंग वॉर्स परवान चढ़ी हुई थी, उसके बाद वो खत्म हुई या फिर किसी और ने उसकी जगह ली? और लियारी में अब इलेक्शन जो नेक्स्ट आने वाले हैं, कि बाबा लाडला का भाई और उजैर बलोच वो लीड करेंगे और जिसे वो चाहेंगे वो जितवाएंगे। आपके सामने है सारी तारीख कि पैसे देकर MNA MPs को खरीद लिया जाता है और इलेक्शन से पहले बहुत से पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों? अस्सलामुअलैकुम, एक डिजिटल पॉडकास्ट में मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज़ शराज निसार साहब। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे नाम की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत पर बात करने जा रहे हैं जो कराची के लियारी इलाके में एक खौफ की इलामत भी बना रहा और क्राइम वर्ल्ड में उसकी मशहूरियत भी बहुत रही, उसका नाम भी बहुत रहा। आज हम बात करने जा रहे हैं नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला की। ये बाबा लाडला कौन था जिसने शुएब खान अंडरवर्ल्ड जो था उस पर हमला भी किया और लियारी जैसे इलाकों में अपने कमांडर्स भी तैनात किए? सर, बहुत शुक्रिया का हमें वक्त देने का। थैंक यू किंजा। सर, कहिएगा कि रहमान डकैत की मौत के बाद बाबा लाडला का राइज कहाँ से हुआ? बिल्कुल किंजा, जिस तरह ये बात की जा रही है, जिस तरह हम अपने पहले भी पॉडकास्ट में कह चुके हैं कि ये 40 साल पुराना किस्सा है जो भारत आज फिल्म आ रहा है जी। लेकिन उसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे रहे हैं जिन्होंने डिफेम किया कराची को भी, लेकिन क्यों किया? क्योंकि उनके सर पे आला शख्सियात का हाथ था। और जिसकी अब बात कर रही हैं नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला, तो वो इतना लाडला किसका था हम अपने नाज़रीन को बताएंगे जी। और वो इतना बड़ा सफाक कातिल कैसे बना ये भी बताएंगे। जी। उससे पहले हम कुछ हिस्ट्री बता देते हैं उसके वालिद की, जो बाबा लाडला था, हाँ जी। उसके वालिद गुलाम हुसैन का, कि 80 और 90s की दहाई में जब लियारी में गैंग वॉर शुरू हुई, जिसे आज 35 साल बाद डिस्कस किया जा रहा है, हाँ जी। तो तब उस वक्त वहां पे हाजी लालू, बाबू डकैत, इनका बड़ा नाम था, और गुलाम हुसैन जो नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला का वालिद था, ये उस वक्त एक बड़ा मंशियात फरोश था। अब ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है कि जो एक इतना बड़ा क्रिमिनल हो जिसके घर से मंशियात बरामद करे पुलिस जी। और ये गुलाम हुसैन वो था कि जब लॉन्च के जरिए दुबई जाया करते थे लोग, तो ये 20 अफराद के साथ दुबई गया, लेकिन रास्ते में 17 अफराद मारे गए और वो जहाज दुबई नहीं पहुंचा। और जब रेस्क्यू किया गया एक दूसरे जहाज के जरिए, तो जो 3 अफराद बचे थे उनमें एक गुलाम हुसैन था। तो उसी गुलाम हुसैन ने कराची के एक इलाके में अपना चंडू खाना बनाया हुआ था। अब चंडू खाने की डेफिनेशन हम अपने नाजरीन के लिए बता देते हैं कि मंशियात फरोशी के अड्डे होते हैं, हाँ, लेकिन चंडू खाना उसको कहा जाता है कि जहाँ पे अगर मंशियात फरोख्त करने वाला और ख़रीदने वाला अगर ये चाहे कि मैं यहीं बैठकर अपना नशा पूरा कर लूँ, तो उसे चंडू खाना कहा जाता है। तो कराची का जो सबसे बड़ा चंडू खाना था वो गुलाम हुसैन का था। अब गुलाम हुसैन का रिकॉर्ड भी था कि वो क्रिमिनल है। अब फिर यहाँ पे वही बात आ जाएगी कि जब इस तरह के गैंगस्टर को आला सियासी शख्सियात उनके ऊपर हाथ रखती हैं, तो फिर वो सफाक कातिल बनते हैं। गुलाम हुसैन को जब जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक जी, उनका त्यारा क्लैश होता है और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, हाँ जी, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने NA 133 से लियारी से इलेक्शन जीता और वो प्राइम मिनिस्टर बनी। जी, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो ना सिर्फ लियारी के लोगों को बहुत सी सरकारी नौकरियां मिली, बल्कि गुलाम हुसैन को, जो इतना बड़ा जुराइम पेशा था, उसको एक आला सरकारी नौकरी पर फाइज कर दिया गया। तो उसका बेटा था नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला। अगर एक जुराइम पेशा को इसलिए प्रमोट किया गया, सरकारी नौकरी दी गई और उसके हमायती याफ्ता अफराद को भी नौकरियां दी गई पीपल्स पार्टी के दौर में, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम थी,
तो फिर उसी का बेटा जो था नूर मोहम्मद, जी, वो फिर इतना उसको लाडला क्यों कहा जाता है, हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे जी। कि नूर मोहम्मद के बारे में कराची के, लियारी के, खासकर तमाम इलाकों के आला पुलिस अफसरान को ये पता था कि ये गुलाम हुसैन का लाडला नहीं है, जी। ये आला सियासी शख्सियात का लाडला है। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी का इसलिए लाडला था। उसको ये कहा जाता था नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला। हाँ, अब नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला जो है, एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ अपने बाप के सर पे वो उस इलाके का बादशाह था, हुँ, किंग था। हुँ, लेकिन उसके बाद फिर उसने भी जुराइम में ऐसा कदम रखा, नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडा ने, कि वो रहमान डकैत, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जी, वो उसका साथी बन गया। अच्छा। रहमान डकैत, हुँ, बाबा लाडला हुँ, हुँ। और उज़ैर बलोच। ये हम हाँ, आगे तफसील से जाके बताएंगे कि ये सारे इकट्ठे हुए, हाँ जी, और उस फिर लेकिन इसमें बाबा लाडला और उज़ैर बलोच हुँ, हुँ, एक साथ चल रहे थे, हुँ, लेकिन उनका आपस में जो है वो क्लैश भी था, जो अच्छा। बाद में जाके साबित भी हुआ, हुँ, और हुँ, ना सिर्फ साबित हुआ हुँ, हुँ। बल्कि कत्लो गारत तक गया। क्यों, क्या क्लैश की वजह हाँ, क्या थी? वो क्योंकि अपने गैंग में उसने ऐड भी किया, बाबा ऐड भी किया। लाडला ने, गैंग का लीडर भी बनाया, लेकिन फिर भी उससे खुश नहीं था। हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जी। शुएब खान जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा है, उसका एक अपना एक हुँ, नाम था। तो उसपे भी 2001 में जब फायरिंग का वाकया पेश आया था, तो उसमें भी ये तीनों करैक्टर शामिल थे, अच्छा। और बाबा लाडला भी था उस हुँ, वक़्त। हुँ, वो उस दुनिया में, उस जराइम की दुनिया में वो पहुँच चुका था। हुँ, हुँ, लेकिन जो उसका पहला नामज़द कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, बाबा लाडला का, एक यासीन था जिसे ये कहा जाता था कि ये पुलिस का मुखबर है। तो बाबा लाडला के एक करीबी साथी को कत्ल कर दिया गया। हुँ, तो ये पता चला कि यासीन ने उसकी मुखबरी की, तो फिर बाबा लाडला ने सबसे पहले उसका मर्डर किया। अच्छा। तो जब उस कत्ल में वो नामज़द हुआ, हुँ, हुँ, तो उसके बाद वो रहमान डकैत, हुँ, हुँ, उज़ैर बलोच और बाबा लाडला, ये तीनों का एक ग्रुप बन गया। उससे पहले मैं अपने नाज़रीन के लिए बता देता हूँ, हम अपने पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जी, जी, आज के नाज़रीन के लिए हम थोड़ी-सी हिस्ट्री बता देते जी, हैं कि हाजी लालू और उसका बेटा अरशद पप्पू, जी। ये भी लियारी गैंग वॉर के बहुत बड़े करैक्टर रहे हैं। हाँ, और जब इनका पेचा पड़ता है, दुश्मनी हुँ, पड़ती है हुँ, रहमान डकैत से, उज़ैर बलोच और बाबा लाडला गैंग से, जी। तो फिर ये दोनों आमने-सामने ग्रुप जो हैं, वो बहुत ज़्यादा कत्लो-गारत करते हैं। हुँ, हुँ, अब हाजी लालू जब मारा जाता है, उसके बाद उज़ैर बलोच, रहमान डकैत और बाबा लाडला, हुँ, ये ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हुँ, और जो आपने सवाल किया कि बाबा लाडला हाँ जी, और उज़ैर बलोच का आपस में क्या तनाज़ा था, जी। तो 2009 में जब रहमान डकैत को एक जैली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता हुँ, है, हुँ, तो उसके बाद लियारी की जो पग थी, जो सरबराही थी, हुँ, हुँ, वो बाबा लाडला और अच्छा। उज़ैर बलोच के दरमियान हुँ, वो आ गई कि इनमें से किसको सरदार चुना जाए। हाँ। अब उज़ैर बलोच जो है वो ग्रेजुएट भी था, हुँ, हुँ, और थोड़ा-सा पहले से वो सोशल था, हुँ, हुँ, इसलिए वो जो लियारी के 12 से 13 लाख लोग थे, हुँ, हुँ, उनमें ज़्यादा मकबूल था। हाँ, और बाबा लाडला, जिसकी हम सफ़ाकियत आगे जाके तफ़सील से बताएँगे, जी। वो लोगों में उसका जो उसकी जो रेपुटेशन थी, वो ये थी कि ये बहुत ज़्यादा सफ़ाक कातिल है, हुँ, खौफ था। खौफ था। हुँ, तो ये बाबा लाडला ने उस वक़्त फॉर द टाइम बीइंग, उसको ये समझ आई कि अगर ये फैसला करवाया गया, वोटिंग हुई, तो तो मैं ज़ैर हार बलोच जाऊँगा आएगा। और ये मेरी इंसल्ट है। हुँ, हुँ, उसने उस वक़्त आर्ज़ी तौर पर दिल से नहीं माना। हुँ, हुँ, उसने उज़ैर बलोच को अपना गैंग लीडर सरदार बना दिया। जो है तस्लीम कर लिया। हाँ जी। लेकिन अंदर से वो बिल्कुल उसके खिलाफ था, हुँ, हुँ, और उज़ैर बलोच को भी इस बात का पता था। वो हम आगे जाके तफ़सील से जी। बताएँगे। अब बाबा लाडला, जिसके मैंने वालिद का इसलिए सारा किस्सा बताया कि जब हुँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसको एक सरकारी नौकरी दी और उसके हमायत याफ्ता को भी दी, तो उससे पहले भी वो चंडूखाना चलाता था। अच्छा। तो लियारी गैंग वॉर जो आज दुनिया भर में डिस्कस हो रही है, अगर जराइम पेशा को तफ्तीश के ज़रिए हुँ, हुँ, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाता, तो शायद रहमान डकैत, उज़ैर बलोच, हुँ, हुँ, बाबा लाडला, हुँ, ये हुँ, फिर इतना लाडला ना होता आला पुलिस हाँ अफ़सरान का। जी, अगर चंडूखाने चलते रहे वहाँ पे, जी। तो किन्ज़ा ये बड़ी मशहूर बात है कि वहाँ हुँ, पे आला सियासी शख्सियात जी।
आला सरकारी ओहदों पर फाइज अफराद, पुलिस अफसरान वो सरपरस्ती करते थे। ये कैसे मुमकिन है कि पूरे कराची का सबसे बड़ा चंडू खाना जिसकी गुलाम हुसैन सरपरस्ती करता था, मालिक था वो, तो पुलिस की मर्जी के बगैर चल जाता। और अगर पुलिस को नहीं पता था तो पुलिस की नहली है, नेग्लिजेंसी है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि पुलिस को पता नहीं था। पुलिस सरपरस्ती करती थी और मिलकर कई सियासी शख्सियात थीं जिनकी इंस्ट्रक्शंस थी पुलिस को कोई गुलाम हुसैन को तंग नहीं करना। अच्छा सर, सारे गैंगस्टर्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं, सब पे सियासी सरपरस्ती थी और एक स्पेसिफिक पार्टी की थी। उसका क्या फायदा था सब गैंगस्टर्स के सर पे हाथ रखने का, और पुलिस का क्या फायदा था? देखें, 12 लाख अफराद, जिस तरह हमने अपने साहब का पॉडकास्ट में ये कहा था कि लियारी में जितने भी 6 से 7 गैंगस्टर हुए हैं, उनको ये आइडिया था कि आला सियासी शख्सियात हमारे सर पे हाथ तब रखेंगी जब ये 12 लाख अफराद हमारे साथ होंगे। हाँ जी। तो वो उन अफराद के लिए सरकारी शख्सियात से नौकरियां भी मांगते थे, असला भी दिया गया और वो देते थे। जिस तरह गुलाम हुसैन रिकॉर्ड याफ्ता था, चंडू खाना चलाता था, तो उसको सरकारी ओहदे पे फाइज कर दिया गया, सरकारी मुलाजमत दी गई। तो ये जो आला सियासी शख्सियात होती हैं, ये मुल्क के लिए कम सोचते हैं, ये अपने लिए ज्यादा सोचते हैं कि हमने हर हाल में जीतना है। आपके सामने है सारी तारीख कि पैसे देकर एमएनए एमपीएस को खरीद लिया जाता है। बिल्कुल। और इलेक्शन से पहले बहुत से पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि उन्होंने मुंतखिब होकर, हमारे हुक्मरान जो बनते हैं, उन्होंने अवानों तक पहुंचने के बाद अपने मसाइल पहले हल करने होते हैं, अवाम का बाद में सोचा जाता है। तो ये एक ऐसी हरारकी शुरू से आ रही है जो सबको पता है, लेकिन ज्यादा सच बोलने वाला और ज्यादा आगे जाकर बताने वाला यहाँ पे कत्ल हो जाता है। हाँ जी। और बहुत बेशुमार 17 सहाफी कत्ल हो चुके हैं जिनको ये शौक था कि हम सच बोलें। अच्छा। तो थोड़ा आप और मैं बच के ही आगे निकलते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आपका सवाल था कि क्यों इसलिए सरपरस्ती होती है कि कुछ अफराद जो होते हैं उनको बाय फोर्स गन पॉइंट पर उनको बनाया जाता है, कुछ को फैसिलिटेट करके, नौकरियां दे के, कपड़े दे के, असला दे के। तो जो लियारी गैंग वॉर जो 6 अफराद के गिर्द घूमती है, 7 अफराद हैं उसमें, उनमें से जो भी लीडर होता था उसको ये पता था कि मैंने अपने इलाके के लोगों को तंग नहीं करना जी। और जो आला सियासी शख्सियात थी, जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी जीरक सियासतदान, जिनका बाप भी प्राइम मिनिस्टर था, तो उन्होंने क्यों इंतखाब किया NA 133 का कि मैंने यहां से इलेक्शन लड़ना है? चूंकि उनको पहले से यकीन दहानी करवाई जा चुकी थी कि इलेक्शन 1000% भी मेरिट पर भी हुआ तो आप ही जीतेंगी। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जीती, प्राइम मिनिस्टर भी बनी। तो इसलिए इस तरह के जो लोग हैं वो कई सियासतदानों के साथ बैठे नजर आते हैं, जुराइम पेशा होने के बावजूद। अच्छा सर, जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि बाबा लाडला का जो वालिद था वो चंडू खाना चलाता था, उसके बाद बाबा लाडला भी बीच में शामिल हुआ, भत्ताखोरी में मुलव्वस हुआ, टारगेट किलिंग में मुलव्वस हुआ, और कहता था कि अगर भत्ता ना दिया गया तो क्यामत बर्पा कर दी जाएगी। क्यामत बर्पा कर दी जाएगी। क्यामत बर्पा की भी गई। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा फिर सवाल किया। हम इसी जगह से आगे बढ़ा लेते हैं और आपके सवाल का जवाब देते हैं। यही लाडला, हाँ जी, जो सियासतदानों का, आला पुलिस अफसरान का, ना सिर्फ अपने बाप गुलाम हुसैन का लाडला था, ये इन सब का लाडला था। और उसको इतनी छूट दे रखी थी कि उस बाबा लाडला ने 31 अपने कमांडर तैनात किए। हाँ जी। क्या वो सरकारी कमांडर थे? नहीं, वो 31 इलाके चुने गए। तो क्या उस वक्त वजीर आजम जो थे, या जो वजीर आला सिंध थे, या गवर्नर सिंध, IG सिंध, SSP ऑपरेशन, क्या उनके नोटिस में नहीं था? सबके नोटिस में था, लेकिन खामोश रहे। 31 कमांडर तैनात किए गए, वहां पे इलाके चुने गए। जैसे शेरशाह का एक इलाका है, वहां पे कबाड़ी मार्केट है जी। और वो कराची की सबसे बड़ी मार्केट है। वहां पर बाबा लाडला जो है वो पैगाम भिजवाता है, और वहां ये किंजा बड़ी सुनने वाली बात है जी कि वहां पे 21 अफराद उस कबाड़ी मार्केट में ऐसे जमा होते हैं जो ये इत्तेफाक कर लेते हैं कि हम सब मुतफिका तौर पर प्राइम मिनिस्टर को शिकायत करेंगे, IG सिंध को बताएंगे कि हमसे बाबा लाडला जो है वो भत्ता मांग रहा है। अब वो बहुत बड़ी मार्केट थी, तो ये नाजरीन के समझने वाली बात है कि वो जो 21 अफराद थे जी, उनकी लिस्ट पहुंची बाबा लाडला के पास।
अच्छा। अब ये लिस्ट किसने पहुंचाई? हम्म। ये यकीनन कोई पुलिस एहलकार होगा, कोई सियासी शख्स होगा या कोई और होगा। हम्म। जो भी था, बाबा लाडला को ये पता चल गया कि कबाड़ी मार्केट जो शेरशाह में है उसके ये 21 अफराद हैं जो मुझे भत्ता देने से ना सिर्फ इनकारी हैं बल्कि पूरी मार्केट को लीड कर रहे हैं और ये उनको कह रहे हैं कि हमने बाबा लाडला को भत्ता नहीं देना। अच्छा। तो किंजा आपको पता है फिर उसने क्या किया? क्या? उसने अपने साथियों के साथ लीड किया और वहां पर चुन चुन कर, उसके पास नाम थे, हाँ जी, 14 अफराद कत्ल हुए जी। और 7 अफराद जख्मी हुए इस वाकया में। अच्छा। अब ये फिर नाजरीन के भी समझने वाली बात है, जो अन्नेवाह नारे लगाते हैं, सुबह को वो मुस्लिम लीग नून के नारे लगा रहे होते हैं और रात को बुरयानी की देख पर वो पीपल्स पार्टी के नारे लगा रहे होते हैं, उनके लिए ये सोचने वाली और समझने वाली बात है कि अगर 21 अफराद ने स्टैंड किया जुर्म के खिलाफ कि हम भत्ता नहीं देंगे, तो उन 21 में से 13 मौके पे कत्ल हो गए। एक बाद में जो जख्मी था वो अस्पताल जाकर कत्ल हुआ, मर गया। हाँ जी। और 7 जख्मी रहे। 21 वो अफराद थे जिन्होंने स्टैंड किया जी। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर वहां पे कोई 2000 बंदे की भी मार्केट है और जिनको ये पता चल गया कि 21 अफराद का उनको पता चल गया, तो ये कोई साउथ अफ्रीका का जंगल तो नहीं था, ये कराची था जी। जो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत और पाकिस्तान की बका के लिए सबसे कामयाब शहर रहा। तो उसके बाद ये कत्लो गारत में बाबा लाडला गिरफ्तार नहीं हो सका अपने मरने तक। अच्छा, ठीक है। 2010 का ये वाकया और बाबा लाडला 7 साल बाद, वो हम बताएंगे जाके कैसे वो मरा जी। तो ये 21 अफराद के बाद वहां से लोगों ने लाइन लगाकर भत्ता देना शुरू कर दिया। अच्छा। और वो भत्ता ये नहीं था कोई 2, 4, 5 हजार, 10, 20 हजार, लाख, वो करोड़ों रुपए में भत्ता था। और वो करोड़ों रुपए में जो भत्ता था उसने इतना उसको प्रमाण चढ़ा दिया कि उसने 31 कमांडर लगाए अपने इलाकों में। तो ये कौन से जंगल में हम रहायश पजीर हैं कि जहां पे एक जराइम पेशा 21 कमांडर लगा रहा है कि जी ए गुलबहार कॉलोनी तो एक शिराज कॉमरेड था जी, वो भी बड़ा अहम साथी था उसका जो ईरान में मारा गया बाद में। अच्छा। उस पे एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे हम जी। यानी इस तरह के जो ऑलरेडी जराइम पेशा थे उनको 21 जगह पे कमांडर लगाया गया। और क्यों लगाया गया? कि आपके जिम्मा है इस इलाके का भत्ता इकट्ठा करना। बिल्कुल। और उन दिनों में किंजा वहां पर जो भत्ता नहीं देता था उसकी बोरी बंद लाश मिल जाती थी। तो पंजाब से राना मकबूल जो आईजी, उनको सिंध तैनात किया गया। तो उनके दोस्तों ने उनको कहा कि आप कराची में कत्ल हो जाएंगे, आप कराची ना आ जाएं, लेकिन वो गए। अच्छा। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये कोई सरकारी नौकरियां नहीं थी जो बाबा लाडला को इतना प्रमोट किया जा रहा है, उसके जराइम पेशा बाप को सरकारी नौकरियां बांटी जा रही हैं। तो फिर सरपरस्ती तो हम खुद कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा सर, भत्ता ना देने पर कत्ल तो कर दिया जाता था, कत्ल करने के बाद उनकी डेड बॉडीज के साथ क्या सलूक किया जाता? ये बड़ा खौफनाक सफाकियत इसीलिए कहा जाता है कि लियारी गैंग वार और कराची में बाबा लाडला, नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला जी, ये वही बाबा लाडला है कि जिसने हाजी लालू का बेटा जी अरशद पप्पू, जो बात आपने की कि वो सफाकियत इतनी थी कि कत्ल करने के बाद टुकड़े कर देते थे लाशों के, तो अरशद पप्पू के साथ भी इन्होंने यही किया। अब देखें, अरशद पप्पू का जो कत्ल है उसमें पुलिस एहलकार शामिल थे, गिरफ्तार हुए, जिन्होंने अरशद पप्पू को डीएचए कराची के एक डांस पार्टी से खुद पकड़कर सरकारी गाड़ियों में उजैर बलोच और बाबा लाडला के सुपुर्द किया। उसके बाद वहां पर फुटबॉल ग्राउंड बड़ी मशहूर थी जहां पे मैच हुआ करते थे फुटबॉल के। तो वहां आधी रात को ऐलान किया जाता है लियारी के लोगों के लिए कि आप ग्राउंड में पहुंचे। अच्छा। तो लोग जब पहुंचे तो जो वहां पे 8 से 9 अफराद, उसका इल्जाम ये उजैर बलोच और बाबा लाडा पे है, लेकिन बाबा लाडा वहां पर फुटबॉल जो अरशद पप्पू के सर के साथ, कटे हुए सर के साथ खेला जा रहा था, फुटबॉल बना के उसकी वीडियो वायरल की गई। अच्छा। उसको लीड कर रहा था उन 8 अफराद को ये नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला। अच्छा। अब उस पे हमारे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तार चौधरी ने नोटिस लिया और सुओ मोटो एक्शन हुआ, लेकिन उसमें अरशद पप्पू की बेटी और बीवी गवाह पेश नहीं हो सके। अच्छा। तो फिर उसको किसने रोका? अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो बड़ी आला शख्सियात के कत्लों में नाम आएंगे जो हमें पता है, लेकिन आप और मैं खुद कत्ल होने से बच रहे हैं। ये पाकिस्तान का जो कल्चर है, ये हमारे मुआशरे का कल्चर है, यहाँ पर सच बोलना जुर्म है।
और जुर्म करने वाले जो हैं रिकॉर्ड याफ्ता, जी। उनको सरकारी नौकरियां भी बांटी जाती हैं। हम्म, ये इस तरह का उल्टा मैकेनिज्म है। हम्म, तो ये जो बात की जाती है मेरिट की, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सिर्फ बुकिश वर्ड है। जी। तो अगर इनका चेहरा इनको दिखाया जाए तो फिर हम पे भी फायरिंग होती है, 2 बार हुई भी है। बिल्कुल। सर, बाबा लाडला का अंत कहाँ से शुरू हुआ? उसका एंड कैसे हुआ? एनकाउंटर हुआ या उसकी मौत कैसे हुई? देखिए किंजा, ये जो कराची का शेरशाह का वाकया था, जी। ये इतना खौफनाक वाकया था हम्म, कि इसको बीबीसी, जी। CNN, हम्म, इंटरनेशनल जितने भी एजेंसीज थी, उन्होंने भी डिस्कस किया जी। कि कराची उस वक्त हम्म, वाकई बोरीबंद लाश मिलना एक मजाक बन गया था। तो ये इसके बावजूद कई साल तक बाबा लाडला गिरफ्तार ही नहीं हुआ। अच्छा। अब फिर बाबा लाडला के बारे में एक और बड़ी अहम बात है कि बाबा लाडला ने क्या किया कि इसने अपना एक फेस मास्क बनवाया हम्म, और एक शख्स जो ईरान में कत्ल हुआ अच्छा। उसको वो मास्क लगवा दिया। तो उसके बाद ये खबर भी नशर हुई कि फेक बाबा डेथ। लाडला जो है वो ईरान में कत्ल कर दिया गया है, जी। वो वहां पे मारा गया है। हम्म, ये 2 बार ऐसे हुआ हम्म, कि पहले 2016 में, 2013 में, फिर 16 में जी। कि जी बाबा लाडला मारा गया है। हाँ जी। लेकिन बाबा लाडला जिंदा था। तो आहा, फिर उसको ट्रेस किसने किया? हमारे हिसासेदारों ने। अच्छा। उन्होंने ट्रेस किया। जब रेंजर ने फिर ऑपरेशन किया हम्म, तो फिर सचमुच में इस सफाकियत का जो है वो हम्म, अंत हुआ। जी। और बाबा लाडला जो है, नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला, ये 2017 में हम्म, जब रेंजर ने वहां पे ऑपरेशन किया तो फिर रेंजर की गोलियों से मारा गया। अच्छा। तो ये सफाकियत बढ़ाने में कई पुलिस अफसरान शामिल थे, जी। कई सियासतदान शामिल थे। हम्म, तो उनको किसी ने तफ्तीश में नहीं बुलाया कि आपने जुराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती क्यों की। हम्म, तो अगर इस तरह के जो छोटे छोटे बदमाश होते हैं जी। उनको जब परवान चढ़ाया जाता है हाँ जी। तो फिर वो सफाकियत से 31 कमांडर अपने इलाकों में लगाने में कामयाब हो जाते हैं बिल्कुल। और भत्ता करोड़ों में इकट्ठा करते हैं। जी। तो ये सरपरस्ती करने वाले कौन है ये आपको भी पता है और बिल्कुल। मुझे भी पता है, लेकिन हमने घर वापस जाना है। हाँ जी। उनके नाम फिर किसी दिन बता देंगे जब हमें अपनी जी, जिंदगी जी। प्यारी नहीं होगी। अच्छा सर, बाबा लाडला की मौत के बाद लियारी में जो गैंग वॉर्स परवान चढ़ी हुई थी, उसके बाद वो ख़त्म हुई या फिर किसी और ने उसकी जगह ली? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। बाबा लाडला के बाद उसका एक भाई है जी। जो आज भी जिंदा है। हाँ जी। बाबा लाडला की जगह पे तो वो आ गया, हाँ जी। लेकिन आज उजैर बलोच, हम्म, जिसने जब वो गिरफ्तार हुआ था जी। मस्कत से दुबई जाते हुए, तो हम्म, उसको भी हिसासेदारों ने ही पकड़ा था और पुलिस के सुपुर्द किया। हम्म, तो किंजा अगर 75 उसके मुकदमात पुलिस लेकर आई अदालत में, हम्म, तो वो ना सिर्फ 65 में बरी हुआ बल्कि 2025 में वो बरी हो चुका है। और हम्म, लियारी में अब इलेक्शन जो नेक्स्ट आने वाले हैं, आप उसमें देखेंगी कि बाबा लाडला का भाई और उजैर बलोच जी। वो लीड करेंगे अच्छा। और जिसे वो चाहेंगे हम्म, वो जितवाएंगे। अभी वो अंडरग्राउंड हैं, हम्म, लेकिन लियारी में गैंग वॉर नहीं होगी अब, जी। चूंकि इस वक्त उजैर बलोच जो है वो उजैर बलोच की मैं आखिरी एक बात आपको बता देता हूं जी। कि उसने रहमान डकैत के जेली पुलिस मुकाबले के बाद जी। पाकिस्तान के सदर आसफ अली जरदारी के बारे में बहुत ही गैर पार्लिमानी अल्फाज कहे उजैर बलोच ने। अच्छा। वो मीडिया पे भी मौजूद है, हर जगह पे हम्म, मौजूद है। लेकिन उसके बाद दोबारा उसने अपना एक बयान दिया कुछ अरसे बाद हम्म, कि बाप बेटे की भी लड़ाई हो जाती है, भाइयों में जी। भी हो जाती है। हम्म, वो मेरे बाप की तरह, मैं जब तक जिंदा रहूंगा उनकी खिदमत करूंगा। अच्छा। तो फिर उजैर बलोच को पीपल्स हम्म, पार्टी के हलकों में भी देखा गया। अच्छा। तो अब ये कहा जा रहा है जो लियारी के लोग हैं हम्म, कि उजैर बलोच जो है वो पीपल्स पार्टी के काफी करीब हो चुका है और उसी के कहने पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम से लियारी में यूनिवर्सिटी और एक हॉस्पिटल बनाया गया है। अच्छा। तो अब 12 लाख जो अफराद हैं उनको फैसिलिटेट तो किया जा रहा है। बे अब आने वाले इलेक्शन में देखते हैं कि उजैर बलोच वहां से एमपीए का इलेक्शन लड़ता है, एमएनए का लड़ता है, या किसी अपनी मर्जी के बंदे को इलेक्शन में लाकर वो जितवाता है। ठीक है नाजरीन, लियारी गैंग वॉर्स की कहानियां और गैंगस्टर्स की कहानियां सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, अभी बहुत सारे इंकशाफात करने बाकी हैं। अगले पॉडकास्ट में एक नए गैंगस्टर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।